हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए सेशन में। हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी समरी क्लास 8 की। और इस वीडियो में हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। हम बात करेंगे एनसीईआरटी के एक तीसरे चैप्टर की, रूलिंग द कंट्री साइड। जिस चैप्टर में हम ये समझेंगे कि अंग्रेजों का इंपैक्ट एग्रीकल्चर पे, रूरल एरियाज पे, किसानों पे क्या रहा। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आइए डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो रूलिंग द कंट्री साइड, यहाँ आपको फोटो दिख रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे ले रहे हैं अंग्रेजों से राइट ले रहे हो बेसिकली। आते हैं, एक मिनट। या तो रॉबर्ट क्लाइव बेसिकली शाह आलम से यहाँ पे राइट, दीवानी राइट दे रहे हैं। हालांकि देखो, एक्चुअली ऐसा इवेंट नहीं हुआ था, ये बाद में फोटो बना दी गई है। एक्चुअल साइन जो हुआ था वो उनके टेंट में हुआ था, राइट। खाली दिखाने के लिए फोटो है कि देखो हमें ग्रांट किया गया, दीवानी राइट से ग्रांट किया गया। लोगों को ये फील आए, सिर्फ और सिर्फ इससे ये पोर्ट्रेट बनाया गया। ओके, तो खैर, तो 12 अगस्त 1765 हम देखेंगे कि जो है अंग्रेजों को दीवानी राइट्स यहाँ पे मिल जा रहे हैं। अब अंग्रेजों को दीवानी राइट्स मिल रहे हैं, इसके तहत नाउ फाइनेंशियल पावर उनकी आ गई है, राइट। नाउ दे हैव दिस पावर टू एडमिनिस्टर द लैंड, कि ये एरिया अब उनके कंट्रोल में है। स्पेशली अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये जगह ये इनको मिल गई है फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, राइट। तो अच्छा फायदा है ये। तो ये अपना रेवेन्यू रिसोर्सेज यहां से पैसा निकाल सकते हैं, कंपनी के एक्सपेंसेस अब इस पैसे से निकाल सकते हैं, राइट। इनफैक्ट तुम समझोगे कि अब तक क्या था, कि अब तक ये लोग जो सामान खरीदना होता था तो ब्रिटेन से लेकर आते थे सोना चांदी। तो ब्रिटेन से गोल्ड आ रहा था, ब्रिटेन से सिल्वर आ रहा था हमारे यहाँ, और इस पैसे से लोग यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदते थे। प्रोडक्ट मतलब टेक्सटाइल एंड ऑल। और फिर ये सामान सारा जाता था ब्रिटेन, राइट। तो आप इसमें मान लीजिए कॉटन, सिल्क, ये सब यहाँ ब्रिटेन जाता था, प्लस स्पाइसेस एंड डिफरेंट डिफरेंट चीजें, राइट। तो ये यहाँ पे पहले सिस्टम हुआ करता था, राइट। लेकिन अब क्या है कि अब ऐसा नहीं है। अब जब इनको यहाँ पे रेवेन्यू मिलने लगेगा, इस रेवेन्यू से ही ये खरीद लेंगे ये वाला प्रोडक्ट। और ये जो है, अब ये प्रोडक्ट आराम से जाएगा, इस गोल्ड और सिल्वर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्चुअली अंग्रेजों के फेवर में आ जाएगा, काफी उनके लिए फेवरेबल हो जाएगा। ओके, खैर, तो हम देखें तो यहाँ पे जो है इनको यू कैन से पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस मिला है, पॉलिटिकल पावर मिली है, उससे उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम, जो गोल्ड बिलियन या फिर जो है सिल्वर बिलियन हमारे यहाँ वो लेकर आ रहे थे, अब उन्हें वो नहीं लाना पड़ेगा, ठीक है। यहीं के रेवेन्यू से वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, प्लस प्लस हम देखेंगे कि ये जो टाइम है, राइट, ये जो है 1765 से 1770 तक का टाइम है। इस टाइम में, इस 5 साल में, क्योंकि अब उनके पास पॉलिटिकल इंफ्लुएंस है, पॉलिटिकल पावर होने की वजह से अब जो है बहुत चीप खरीदेंगे लोग सामान। इनफैक्ट टोटल जो प्रोडक्ट है कम से कम 2 गुना हो जाएगा इस पूरे दौरान। अंडरस्टूड है ना। तो आर्टिजन्स जो है वो भी दुखी हो जाएंगे, इतना सस्ता उनसे सामान खरीदा जा रहा है कि वो जो है गांव छोड़ के भाग जाएंगे, राइट। सिमिलरली पीजेंट्स पीजेंट्स को जो इतना ड्यू देना पड़ रहा है, इतना रेवेन्यू देना पड़ रहा है, वो भी जो है गांव छोड़ देंगे, हाई डिमांड के अंदर वो ऑपरेस हो जाएंगे। और 1770 तक आते आते सिचुएशन खराब हो जाएगी, सीवियर फैमिन आएगा, लगभग 10 मिलियन लोग यहां मारे जाएंगे। नाउ दिस इज अ ह्यूज सेटबैक। यहाँ पे एक्चुअली वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्या? वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं अपने रेवेन्यू की प्रॉब्लम, ठीक है। और अब रेवेन्यू की प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट हो गई है। इसको सॉल्व करने के लिए भेजा गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो कॉर्नवालिस की एंट्री हो रही है, राइट। कॉर्नवालिस को सिर्फ इसलिए भेजा गया है कि आप जाइए और एक प्रॉपर रेवेन्यू सेटलमेंट करिए, जो कितना रेवेन्यू लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, प्रोसेस क्या है, अमाउंट क्या है, ये सारी चीजें उनको यहाँ पे सेटअप करनी है। अब जब ये आते हैं तो ये स्टैब्लिश करते हैं परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट। हालांकि इसका बैकग्राउंड डिटेल हम फुल कोर्स में समझेंगे, बट फिलहाल परमानेंट सेटलमेंट का ये कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं 1793 में। इसके तहत जो जमींदार हैं, है ना, जो छोटे राजा और तालुकदार जो हैं, राजाज और तालुकदार, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज दी, यू कैन से, ओनर, काइंड ऑफ ओनर, नॉट एग्जैक्टली ओनर, बट जमींदार ऑफ द लैंड, राइट। तो ये जमीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़े बड़े स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दे दी जाएगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये क्या है, छोटे राजा हैं। अब इनके पास में भी आप मान के चलिए
कि जो है 500 गांव, 200 गांव, 50 गांव, 100 गांव, अलग अलग इतनी बड़ी जिम्मेदारी। तो अब ये राजा क्या बन गया है, जमींदार बन गया है। अब उसकी जिम्मेदारी है कि इस एरिया से रेवेन्यू वो कलेक्ट करे, राइट। तो रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी इस जमींदार को यहां पे दे दी गई है। नाउ अब हो कह रहा है कि जमींदार को बोला गया है कि आपसे हम फिक्स्ड रेवेन्यू लेंगे, तो इसको फिक्स कर दिया, सॉरी, इसको फिक्स कर दिया गया है कि रेवेन्यू जो है वो हम आपसे एक पर्टिकुलर अमाउंट ही लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। अब अंग्रेज क्या सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे फिक्स्ड रेवेन्यू लेंगे तो इससे हमको ये फायदा होगा, स्पेशली जमींदारों को भी ये फायदा होगा कि दे एग्जैक्टली नो कि उनको कितना कितना रेवेन्यू देना है। तो फॉर एग्जांपल अगर 1000 रुपए फिक्स कर दें फॉर द टाइमिंग, राइट। अब इस 1000 रुपए में क्या है कि इस 1000 रुपए में जो है टोटल प्रोडक्शन जो आ रहा है वो शायद 10,000 रुपए का है। 1000 रुपए इनको रेंट देना है, किसको, अंग्रेजों को, ब्रिटिश को। अंडरस्टूड है ना, ये 1000 रुपए रेंट देना है। तो अगर जमींदार को पता है कि मुझे 1000 रुपए ही देना है, तो इन दैट केस एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो करेगा इन्वेस्ट, इस लैंड में इन्वेस्ट करके इसका प्रोडक्शन बढ़ा देगा, वो 15,000 कर देगा। अभी भी उसको 1000 रुपए ही देना है, उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो व्हाट इज बीइंग एक्सपेक्टेड ओवर हियर कि अंडर दिस रेवेन्यू सेटलमेंट जो है जमींदार लैंड में इन्वेस्ट करेगा, धीरे धीरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा, एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन होगा और रेवेन्यू और ज्यादा आएगा ओवरऑल, है ना, इन दी एंड, है ना, फायदेमंद है। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब वो इन्वेस्ट करेगा तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, एरिया फ्लरिश भी करेगा, किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। तो ये सारी इनिशियल सपने देख रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, राइट, कि हमने क्या कर दिया है, रेंट फिक्स कर दिया है, और जो है इससे क्या होगा, ओवरऑल जमींदार विल इन्वेस्ट। तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहां पे लॉर्ड कॉर्नवालिस। बट रियल में अगर आप समझिए, रियल में अगर हम देखें तो रियल में एक्चुअली जमींदार कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा, राइट, है ना, कि हाँ इंक्रीज इन इनकम अगर हो रहा है तो सोच रहा है हाँ मेरा फायदा है तो मैं इसमें पैसा क्यों लगाऊं। तो यहां पे एक्चुअल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इनफैक्ट अगर दाम बढ़ भी जा रहे हैं, 1800 के बाद हम देखेंगे कि प्राइस राइज हो रहा है, दाम बढ़ जा रहे हैं, बट फिर भी इस दाम बढ़ने के बाद क्या अंग्रेज जो है इसमें रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, क्या रेंट बढ़ा सकते हैं? नहीं, वो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि परमानेंट सेटलमेंट है, तो यहां उनके पास रेंट इंक्रीज करने का फायदा नहीं है। तो 1800 के बाद दो रेवेन्यू बढ़ा, राइट, जमीन का प्रोडक्शन बढ़ा, रेंट रेवेन्यू बढ़ा, प्राइस एक्चुअली बढ़ गए हैं, तो जो है गेन हो रहा है, बट इसका फायदा अंग्रेजों को नहीं मिल रहा, इसका फायदा जमींदारों को ही मिल रहा है, पर वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, यानी किसानों को भी फायदा नहीं है और अंग्रेजों को भी फायदा नहीं, राइट। और उसके पहले हम देखेंगे कि जब जमींदार पे नहीं कर पाएगा, जब भी ऐसा होगा, तो स्पेशली बिफोर 1800 की अगर हम बात करें तो बिफोर 1800 क्योंकि असेसमेंट काफी हाई है, तो हाई असेसमेंट होने की वजह से कई बार होगा कि जमींदार डिफॉल्ट कर जाएगा, और ऐसे केस में आता है सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज कहता है कि अगर सूरज ढलने से पहले, एक पर्टिकुलर डेट को सूरज ढलने से पहले अगर आपने आके रेंट नहीं दिया है, तो इन दैट केस आपकी जो जमींदारी है वो नीलाम कर दी जाएगी। तो ये इस तरीके का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है, और हम देखेंगे कि बहुत सारी जमींदारी नीलाम हो भी जाएगी। तो इनिशियली जमींदारों के लिए भी सिस्टम अच्छा नहीं था, बट इवेंचुअली यस, जमींदारों को इससे फायदा होगा। ओके, अगर हम किसानों की बात करें तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि देखो इनका तो फायदा नहीं ही है। सबसे पहली बात, सिस्टम काफी ऑपरेसिव है, आपने जमींदारों को दे दिया है पूरी ओनरशिप, राइट, है ना, कि पूरा कंट्रोल किसका है, जमींदारों का। तो किसान मोस्टली ऐसा मान सकते हो कि अपनी ही जमीन में किराएदार बन चुका है। किसान जो है रेंट देगा, समझिए, तो जो किसान है, जो पीजेंट है, पीजेंट देगा रेंट टू द लैंडलॉर्ड, जमींदार, राइट, और जमींदार रेवेन्यू देगा, लैंड रेवेन्यू पे करेगा टू द ब्रिटिशर्स। ये सिस्टम बना दिया गया है। अब यहां पे क्या है कि जो जमींदार है
ये कोशिश करेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा इनसे एक्सट्रैक्ट कर सकूं, और ये सिस्टम खासा ऑपरेसिव हो जाएगा। इनफैक्ट ऐसा भी होगा कि हम केस देखेंगे कि जमींदार इतना कमा रहा है कि ये चला जाएगा कहीं कैलकाटा में टुटकोठी लेके रहने लगेगा, राइट, और किसी और को अपने बदले अपॉइंट कर देगा, लेट्स से बी, जो ये रेंट कलेक्ट कर रहा है, पैसा दे रहा है जमींदार को, जमींदार दे रहा है अंग्रेजों को। कुछ टाइम बाद बी भी कैलकाटा चला जाएगा, सी आएगा, सी देगा बी को, बी देगा जमींदार को, है ना। ऐसे ये चेन कई बार चल जाएगी। हमें ऐसा भी केस देखने को मिलेगा कि देयर आर 35 इंटरमीडियरीज इन बिटवीन, जो सिर्फ क्या कर रहे हैं, पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। तो यू कैन अज्यूम कि ये जो ऊपर का जो सिस्टम है ये पूरा डिपेंडेंट है इस पीजेंट के ऊपर, और हम समझ सकते हैं कि ऑपरेशन कितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो सिस्टम है ये पीजेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा सिस्टम नहीं है, राइट, है ना, उसके लिए प्रॉब्लमेटिक सिस्टम है। ओके, तो रेंट भी हाई है, प्लस जमीन भी नहीं उसकी रही, इनसिक्योरिटी भी है। भाई कल को अगर ये रेंट नहीं दे पाएगा तो यही लैंडलॉर्ड उसको निकाल देगा, तो टेन्योर की भी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि मेरी जमीन है और जो है मैं कम से कम इसमें सिक्योर्ड हूं। अब ऐसे सिनेरियो में, इस सिनेरियो में ये भी होगा कि जब इस जमींदार से वो परेशान है, पीजेंट बहुत ज्यादा इसको देना है पैसा, बट अब धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी जा रही है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो इन दैट केस ही इज बाउंड टू गो टू अ मनी लेंडर। अब इस सिस्टम में मनी लेंडर भी है, ब्रिटिश भी है। मनी लेंडर से ये लेगा उधार और फिर जो है चुकाएगा जमींदार के पैसे। अब ओवरऑल जो मनी लेंडर है इसके पास भी डेट बढ़ता जा रहा है, एंड वो तुम एग्रीमेंट पे साइन करा लेंगे, राइट, जो है अंगूठा लगवा लेंगे उनसे कि हाँ जो है अगर यहाँ इस टाइम तक तुम पैसा नहीं दे पाए तो जमीन हमारी हो जाएगी। कई बार हम भी देखेंगे कि जो है पैसा दिया जा रहा है बट उस पैसे को चढ़ा नहीं रहे, पैसा लिए ही जा रहे हैं। तो काइंड ऑफ जितना पैसा लिया था, 100 रुपए लिया था, और पे करते करते 2000 रुपए वापस हो रहा है। कई बार जो जमीन है ना, जो लैंड है, ये लैंड मनी लेंडर हथिया लेगा, तो लैंड भी मनी लेंडर के पास चली जाएगी कि तुम जो है पैसा नहीं दे पा रहे थे, तो चलो अब ये लैंड हमारी हो गई। अब तुम इसमें कई बार ऐसा भी देखोगे कि जो मनी लेंडर है लैंड हथियाएगा बट उस पर खेती नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ कास्ट रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि हल चलाने का काम सिर्फ शूद्र वर्ण कर सकता है, राइट, ऐसा कहा जाता है। तो फिलहाल तो जो है यहाँ पे जो मनी लेंडर है इसको ये जमीन भी मिल गई है लेकिन वो उस पर खेती नहीं कर सकता, तो फिर वो उसी किसान को हायर कर लेगा एज अ टेनेंट, एज अ लेबर, राइट। तो अब वो अपने ही खेत में एज अ लेबर काम करेगा। पहले अपने खेत में एज अ टेनेंट काम कर रहा था खाली, काइंड ऑफ अब लेबर हो जाएगा और मनी लेंडर को लेबर प्रोवाइड करेगा। तो ये सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है, तो कल्टीवेटर यहां पे डेफिनेटली दुखी है। 1820 तक आते आते नाउ दिस प्रॉब्लम इज नोन एंड नाउ वी नीड बेटर सिस्टम। तो ये जो सिस्टम क्रिएट हुआ है, इनिशियल सिस्टम, ये सिस्टम क्रिएट हुआ है आपका बंगाल साइड में, राइट, बंगाल बिहार उड़ीसा की हम बात कर रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे कि सदर्न साइड में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, और प्लस जो है इधर नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, राइट, है ना, वेस्टर्न यूपी साइड में, या फिर जो है आगे जाके पंजाब की भी बात हम कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि यहां पे कुछ और सिस्टम क्रिएट हो रहे हैं। एक इस साइड जो सिस्टम क्रिएट हो रहा है दिस इज महालवारी, और सदर्न साइड एक और सिस्टम क्रिएट होगा विच विल बी कॉल्ड एज रैयतवारी सिस्टम। महालवारी एंड रैयतवारी, राइट। तो 1820 तक आते आते दो नए सिस्टम डिवाइस हो रहे हैं। आइए समझते हैं जरा दोनों सिस्टम क्या है। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस साइड है होल्ट मैकेंजी, राइट, होल्ट मैकेंजी। तो 1822 में ये कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, राइट। और इसमें क्या हो रहा है कि अपने ऑफिसर्स को कह रहे हैं कि जाइए आप स्टेट को पूरा मेजर करिए, लैंड मेजर करिए, और पूरा काइंड ऑफ जो है एक रेवेन्यू यूनिट जिसको कहा जाएगा महाल, एक बड़ी सी रेवेन्यू यूनिट जिसे आप महाल कह सकते हैं, इसका मेजरमेंट वगैरह हो रहा है।
और इसके साथ पूरे महाल के साथ एक साथ रेवेन्यू सेटलमेंट हो रहा है। तो ये जो रेवेन्यू सेटलमेंट है ये किसी जमींदार के साथ नहीं है, किसी पर्टिकुलर रैयत के साथ नहीं है, बल्कि पूरी पूरी महाल यूनिट के साथ, राइट। तो जो महाल है, यूनिट है, वो पूरा एक गांव हो सकता है, उससे भी बड़ी यूनिट भी हो सकती है, राइट। तो अब ये जो यूनिट है इसका मे बी कोई लीडर हो सकता है, प्रधान हो सकता है, हेड हो सकता है, जो कि इस सबको सारा रेवेन्यू कलेक्ट कर कर रेवेन्यू अंग्रेजों को यहाँ पे देगा। ओके, तो जनरली आप देखेंगे कि विलेज हेडमैन को यह जिम्मेदारी दी जा रही है। तो यहां कोई जमींदार इसको लीड नहीं कर रहा, जबकि एक विलेज हेडमैन है, और क्योंकि ये महाल है, रेवेन्यू यूनिट है, तो इसीलिए इसको रेवेन्यू सेटलमेंट कहा जा रहा है। ओके, दूसरा सिस्टम जो हमने बात करी ये बेसिकली है रैयतवारी सिस्टम। इसे मुनरो सिस्टम भी कहा जाता है, बिकॉज गवर्नर जो मद्रास के हैं वो है उस समय थॉमस मुनरो, राइट। इस सिस्टम में क्या हो रहा है, क्योंकि रैयतवारी की बात हो रही है, तो डायरेक्ट सेटलमेंट इस बार किसान के साथ हो रहा है, रैयत के साथ हो रहा है। इसमें बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है, कोई विलेज हेडमैन नहीं, राइट। इसमें क्या है कि इसमें देखो, ये एक्सपेरिमेंट पहले अलेक्जेंडर रीड ने किया हुआ था, राइट। ऐसा नहीं कि हाँ इन्होंने पहली बार किया, थॉमस रीड ने पहले इसको ट्राई किया था। टीपू सुल्तान से इनको कुछ जमीनें मिली थी 90s के आसपास, राइट, और वहां पे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रन करके देखा था, एंड दे नो कि हाँ इससे रेवेन्यू आ सकता है। इसमें होगा क्या कि इसमें भी असेसमेंट होगा। इनफैक्ट इसमें असेसमेंट सॉइल बेसिस पे भी होगा कि हाँ कहाँ पे रेड सॉइल है, कहाँ पे ज्यादा फर्टाइल सॉइल है, रेड में भी कहाँ वैली में है तो कहाँ प्लेटो में है समथिंग, और कौन सी ज्यादा, किसकी ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। तो वो सारी चीजें असेसमेंट के बाद देयर विल बी आप पट्टा गिवन, पट्टा देंगे एक किसान को कि भाई इतना रेवेन्यू इस जमीन से हमें चाहिए, राइट, और उस पट्टे के मुताबिक रैयत को पैसे देने होंगे। तो ये सिस्टम बेसिकली थॉमस मुनरो का सिस्टम है। थॉमस मुनरो चाहते हैं कि हम लोग पैटर्नल फादर फिगर की तरह रहे, रैयत शुड बेसिकली प्रॉस्पर, राइट। तो ये इनका इनिशियल कॉन्सेप्ट है, जहां पे कह रहे हैं कि रैयत शुड प्रॉस्पर, और जो है डायरेक्ट रैयत से सेटलमेंट करते हैं, बीच में किसी इंटरमीडियरी को नहीं रखते। ठीक है, सिस्टम अच्छा लगा हमको लग रहा है कि शायद ये सिस्टम बहुत अच्छा चल जाए। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि जो है भाई ये ब्रिटिशर्स हैं, और ब्रिटिशर्स में भी ये प्राइवेट कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कि हमने जैसे बात करी थी कि कॉलोनी सेटअप कर रही है। चाहे ये सिस्टम हो चाहे ये सिस्टम हो, ओवरऑल दो बड़ी प्रॉब्लम। पहला, ओवर असेसमेंट है ना। तो कोई भी सिस्टम बना लो, सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम है कि ये लोग एक्सपेक्टेशन ही ज्यादा है, तो ओवर असेसमेंट होगा। अब ओवर असेसमेंट है तो चाहे महाल से कलेक्ट करो चाहे रैयत से डायरेक्ट कलेक्ट करो, पैसा तो तुम ज्यादा ही ले रहे हो। अब जब तुम ज्यादा पैसा लोगे तो थोड़ा सा ना नुकुर होगा। एंड मेथड ऑफ कलेक्शन में तुम देखोगे ऑपरेशन है। अब ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन जमींदार द्वारा हो सकता है जमींदारी सिस्टम में, या फिर ये ऑपरेशन आपके रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो हैं, जब वो कलेक्ट करेंगे तो वो भी जो मेथड होगा वो भी काफी कोअर्सिव होगा, काफी हार्श होगा। तो यहां भी क्या पीजेंट बड़ा खुश होगा? नहीं। तो इन दोनों सिस्टम में भी कुछ सही नहीं चल रहा। ये खाली नाम का है कि हाँ परमानेंट सेटलमेंट से अलग कर रहे हैं, पैटर्नल फादर फिगर जैसी एक्सपेक्टेशन वो रख रहे हैं कि हम ध्यान रखेंगे, राइट, वी शुड बिहेव लाइक फादर, वेलफेयर का ध्यान रखना है। इस तरह का जो है जो कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं ये खाली सोच रहे हैं, एक्चुअली एप्लीकेशन में ये नहीं है। नाउ तो ये हमने 3 रेवेन्यू सेटलमेंट देखे। हमने देखा जो है परमानेंट सेटलमेंट, हमने देखा महालवारी, हमने देखा रैयतवारी। आगे बात करते हैं कि यूरोप जो है देखो जब एक्सप्लॉइट करने उतरा है, जब उसे चाहिए कि जो है मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन हो सके, तो देन दे विल आल्सो थिंक कि क्या हम ऐसी क्रॉप्स उगवा सकते हैं जो हमारे लिए जो है रॉ मटेरियल का काम करे, राइट। क्या इस तरह का क्रॉप प्रोडक्शन हो सकता है? तो नाउ दे विल गो इनटू कैश क्रॉप प्रोडक्शन, कॉमर्शियल क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया में। क्योंकि अब क्या है कि जैसा कि हमने कहा पॉलिटिकल कंट्रोल है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ग्रेजुअली उनकी जो पॉलिसीज हैं वो इस तरीके की होंगी कि यू विल से कि ओपियम और इंडिगो की खेती बढ़ेगी, जूट बंगाल में, राइट, असम में टी, देन शुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, है ना, गन्ने की खेती वगैरह हो रही है जहाँ यूपी में। देन पंजाब से वीट आने लगेगा, कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, देन सिमिलरली राइस इन मद्रास। तो ओवरऑल दे विल एक्सपैंड इनटू दीज crops
है ना, दे विल एक्सपैंड इनटू कल्टीवेशन ऑफ दीज क्रॉप्स, और ये क्रॉप्स ज़्यादा यू कैन से पॉलिटिकली जो है चेरिश्ड भी हैं, ऐसी पॉलिसीज है, यूरोपियन प्लांटर्स को सपोर्ट है कि जो है ये वाली क्रॉप्स ग्रो हो और कॉमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़े। ओके, अब इसमें एक केस स्टडी उठाते हैं, एक एग्जांपल उठाते हैं, वो है इंडिगो का। तो एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि एनसीईआरटी ये इंडिगो जो है डिफरेंस क्या है, डिमांड इतनी क्यों है, राइट। तो देखो इन्होंने डिफरेंस दिया है, एनसीईआरटी की इमेज है, राइट। तो जो है दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, और आप देखेंगे कि ये वाला जो रंग है, राइट, ये रंग एक्चुअली इंडिगो से आया है, जो इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है, राइट। कलमकारी प्रिंट है ये। बल्कि ये वाला जो आप देखिए, दूसरा वाला जो देखेंगे आप कलर, ये ब्लू कंपैरेटिवली थोड़ा सा डल है, फेडेड है, राइट। इसका और इसका कोई मैच नहीं है। ये जो यहां पे डाई यूज हो रही है, ये टेक्निकली है वोड या सिमिलर डाई कुछ, तो वोड डाई यूज हो रही है, ये इंडिगो का रंग नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडिगो की अच्छी खासी डिमांड है, क्योंकि इंडिगो से जो कलर प्रोड्यूस होता है वो काफी रिच होता है, खूबसूरत होता है, जो कपड़ा बनता है काफी खूबसूरत होता है, राइट, है ना। तो जो है इंडिगो, और इंडिगो की क्वांटिटी जो प्रोड्यूस अब तक हो रही है, जब तक अंग्रेज इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, अब तक जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है बहुत ज्यादा नहीं है, और इसीलिए यूरोप में इंडिगो का दाम बहुत ज्यादा है। नाउ तो इंडिगो देखोगे आप कि जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, दे प्रिफर इंडिगो, बट क्वांटिटी बहुत कम है। कैन दे गेट दिस मच इंडिगो राइट नाउ? नहीं, अभी नहीं। तो इनके पास दूसरा ऑप्शन है वोड। अब जो इंडिगो है, इंडिगो आपकी ट्रॉपिकल क्रॉप है, इंडिया या फिर ट्रॉपिकल कंट्रीज में प्रोड्यूस करी जा सकती है। वोड आपकी टेम्परेट क्रॉप है, तो वो यूरोप वगैरह में इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको दिखेगा कि हाँ भाई इटली में, सदर्न फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन में, राइट, यहाँ पे ये प्रोडक्शन हो रहा है। यहां तक कि वोड प्रोड्यूसर चाहते हैं कि सरकार को उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि इंडिगो इंपोर्ट पे थोड़ा बैन लगे, राइट। तो वो इस तरह का प्रेशर भी बना रहे हैं सरकार के ऊपर कि भाई इसको बैन कराइए, बट डिमांड किसकी है? इंडिगो की। तो नाउ दीज कंट्रीज, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज, कॉलोनीज में, अपनी कॉलोनीज में, स्पेशली ट्रॉपिकल कंट्रीज में इंडिगो उगाने लग जाएंगे, तो इंडिगो का प्रोडक्शन अच्छा खासा बढ़ेगा फ्रॉम अदर कंट्रीज, नॉट फ्रॉम इंडिया। बट 1790s तक आते आते हम देखेंगे कि देयर विल बी मल्टीपल रिवोल्ट्स हियर एंड देयर इन दीज कॉलोनीज, राइट। जैसे जो है वो उगवा रहे हैं इधर सेंट डोमिनिक में, कैरेबियन आइलैंड में, राइट, पोर्चुगीज ब्राजील में उगवा रहे हैं, इंग्लिश जमाइका में उगवा रहे हैं, स्पेनिश वेनेजुएला में है। बट 1783 एंड 89 तक आते आते मल्टीपल रीजंस की वजह से इंडिगो डिमांड जो यूरोप की है वो पूरी नहीं हो पा रही है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि एक स्लेव रिवोल्ट हो गई है सेंट डोमिनिक में, दिस इज 1792 में आते आते जो है 1791 में ये हो रहा है, राइट। दे आर बर्निंग द प्लांटेशन एंड ऑल, किलिंग द रिच प्लांटर्स। तो ये इशू क्रिएट हो गया है आपका सेंट डोमिनिक स्लेव रिवोल्ट 1791, एंड 1792 तक आते आते फ्रेंच स्लेवरी ही अबॉलिश कर देगा। तो इंडिगो कल्टीवेशन कैरेबियन में काफी काफी डाउन हो गया, डिक्लाइन कर गया है, एंड अब नाउ एवरीबडी विल लुक टुवर्ड्स इंडिया कि भाई ये इंडिगो कल्टीवेशन का प्रोडक्शन या इंडिगो प्रोडक्शन बढ़ाइए, है ना। तो पॉलिसीज, ऐसे मैंने कहा ना, पॉलिसीज और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका पॉलिटिकल कंट्रोल है, आप कुछ भी कर सकते हैं। सो नाउ इंडिया में एक्सपेंशन की बात बढ़ेगी, राइट, है ना। यहां पे जो है 1810 तक आते आते इंडिगो इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन फ्रॉम बंगाल 95% बढ़ गया है, लगभग डबल जो है हो चुका है। पहले 1788 में 30% हुआ करता था, 3 गुना ऑलमोस्ट हो चुका है, राइट। अब ये इतना प्रॉफिटेबल हो गया है कि स्पेशली आपके प्लांटर्स यहाँ पे आके रह रहे हैं, आपके बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, प्लस कई सारे कंपनी ऑफिशियल्स, एम्प्लॉइज नौकरी छोड़ देंगे और पूरी तरह इसी धंधे में लग जाएंगे। तो अब इंडिगो कल्टीवेशन को प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है ना, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसे कायदे से कहना चाहिए पुश मिल रहा है, जबरदस्ती करी जा रही है थोड़ी। तो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए प्लांटर्स के यहाँ पे 2 तरीके हैं,
आइए समझते हैं। तो प्लांटर क्या कर सकता है? प्लांटर कर सकता है, एक तरीका है निज तरीका, निज, और एक तरीका है रैयत तरीका। निज और रैयत। निज में क्या होता है? निज मतलब हो गया निजी, अपना, खुद का। तो यहां पे उसको लैंड चाहिए खुद की, यहां पे उसको इक्विपमेंट चाहिए खुद के, यहां पे उसको लेबर चाहिए, राइट, है ना। तो ये सारी चीजें मिनिमम, लैंड, इक्विपमेंट, लेबर, इतना तो उसको चाहिए ही चाहिए, तब कहीं जाके वो ये प्रोडक्शन कर सकता है। अब निज में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? लैंड जो उसको मिलेगी ये कहीं किनारे मिलेगी, साइड में मिलेगी, मेन लैंड नहीं मिलेगी, ये उतना फर्टाइल भी नहीं होगी, एक प्रॉब्लम। इक्विपमेंट स्केल पे अगर करना है तो 1 बीघा में 2 बुलक लगते हैं। अब वो चाह रहा है कि मैं 1000 बीघा, 100 बीघा करूं, ये 200 बुलक, 400 बुलक जो है, 200 बुलक, 1000 बुलक कहां से लाएगा, राइट। ये भी कोई फीजिबल नहीं है। इसके लिए प्लॉ चाहिए बहुत सारा, ये भी कुछ फीजिबल नहीं लग रहा। लेबर मेन कल्टीवेशन वाले में वो कहीं और एम्प्लॉयड है, राइस की खेती में लगा हुआ है, राइट। तो ये भी बड़ा मुश्किल है। तो घूम फिर के निज जो है बहुत, यू कैन से, फ्रूटफुल नहीं है। एंड ओनली 20 to 25% ऑफ द लैंड और द कल्टीवेशन विल कम फ्रॉम निज काइंड ऑफ कल्टीवेशन, जहां पे यूरोपियन प्लांटर ने ये सब कुछ ओन कर दिया है या जुगाड़ लिया है। बट एक्चुअल जुगाड़ है रैयत। रैयत क्या है? रैयत में क्या होगा कि ये प्लांटर हायर करेगा एक गोमस्तास यानी एजेंट को। एक गोमस्तास को हायर करेगा, ये लोग जाके रैयत को ढूंढेंगे, किसानों को ढूंढेंगे, उनसे डील करेंगे, कई सारे किसानों के साथ डील होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, राइट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे और क्या दे देंगे? पैसा, एडवांस दे देंगे, सीड्स वगैरह सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, कि एडवांस दे लो, सीड्स दे लो, समथिंग। तो ये सारा सपोर्ट ही एक गोमस्तास जुगाड़ कर देंगे और ये साइन वाइन हो जाएगा। इसके तहत है ना, एक किसान को, सपोज मैं किसान हूं, तो मुझे अपनी 1/4 जमीन पे एटलीस्ट 25% ऑफ द लैंड पर मुझे क्या उगाना पड़ेगा? मुझे इंडिगो उगाना पड़ेगा। तो मैं बाकी 75% में अपना उगाऊंगा क्या? मैं उगाऊंगा मे बी राइस। राइस इज अ गुड क्रॉप, प्रोडक्टिविटी, खाना भी खा सकता हूं मैं उससे, तो मैं राइस उगाऊंगा। बट बाकी के 25% में मैं इंडिगो उगाऊंगा। मैंने एडवांस भी ले लिया है, राइट। तो ये सिस्टम क्रिएट हो रहा है और मैक्सिमम प्रोडक्शन जो आ रहा है वो रैयत लैंड से आ रहा है। इसमें ना तुम्हें लेबर की चिंता करनी है, ना लैंड की चिंता करनी है, ना इक्विपमेंट की चिंता करनी है। ये जो लैंड है ये मेन गांव में लैंड है या फिर फर्टाइल लैंड है, राइट। तो वो भी टेंशन नहीं है। तो ओवरऑल दिस सिस्टम इज वेरी वेरी पॉपुलर और वेरी, यू कैन से, जो है फेवरेट सिस्टम ऑफ दीज यूरोपियन प्लांटर्स, ठीक है। तो ये जो यूरोपियन प्लांटर्स हैं ये यही प्रिफर करेंगे, राइट, है ना। बट इस सिस्टम में दिक्कत है। चलिए आइए समझते हैं। तो निज हमने समझा, निज की प्रॉब्लम समझी, और हमने समझा कि जो है लैंड कहां पे आएगा? रैयत पे आएगा। इस सिस्टम में प्रॉब्लम ये है कि जब खरीदने की बात आएगी इंडिगो की, राइट, तो प्लांटर कहेगा कि मैंने ही पैसा दिया था, मैंने ही सीड दिया था, एडवांस दिया है तुम्हें, सपोर्ट किया है तुम्हें, तो यहां पे वो हाई अमाउंट पे नहीं करेगा। तो दीज इंडिगोज विल बी, यू नो, गिविंग वेरी वेरी लो इनकम। तो फिर समझते हैं। इंडिगो कल्टीवेशन से हम समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम अगर हम समझें तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहली बात तो यह है कि लो प्राइस है, बहुत कम पैसा मिल रहा है। इसकी जगह वो राइस उगा लेता तो शायद ज्यादा सही रहता उसके लिए। और दूसरी प्रॉब्लम, इंडिगो का जो प्लांट है उसकी रूट्स काफी डीप चली जाती हैं, राइट। अब डीप जाने की वजह से क्या हो रहा है कि ये लैंड कुछ टाइम के लिए फर्टिलिटी लूज कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि वो 25% लैंड में अगले साल वो राइस उगा ले या अगले साल इंडिगो ही उगा ले, क्योंकि दोनों ही चीजों के लिए, यू नो, ये लैंड अब कंड्यूसिव नहीं रहा।
दिस लैंड लूजेस फर्टिलिटी एंड फिर इस जमीन को फैलो छोड़ना पड़ेगा, राइट है ना। तो अब ये सिस्टम जो है आप समझिए कि अब दिक्कत क्या है कि भाई पैसा आ रहा है, एडवांस दे रहा है वो, प्लस वो नेटवर्क भी क्रिएट हो गया है, तो सीजन दर सीजन इस साइकिल में आप फंसते जा रहे हो, आप इसमें से निकल नहीं पा रहे हो। ओके, सो नाउ अब इसके पहले हम आगे बढ़े और इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलेंगे वो सोचें। जब समझते हैं कि इंडिगो प्रोडक्शन होता कैसा है, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ वैट्स लगे हुए हैं ऐसे, राइट, ऐसे हौद बनी हुई है ना, टैंक्स बने हुए हैं, राइट, दीज आर द टैंक्स। अब इसमें एक टैंक हो गया, दो टैंक हो गया, तीन टैंक हो गया, चार टैंक। तो पहला कुछ ट्रीटमेंट नंबर 1 यहां होगा, ट्रीटमेंट नंबर 2 यहां होगा, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक टैंक में पानी भर के जो इंडिगो की लीव्स हैं वो उसमें डाल दी जाएंगी, राइट है ना, जब तक ये वो फर्मेंट ना हो जाए, वो पानी गर्म होके बबल ना करने लग जाए। तुम्हें कौन सा बनाना है, इतनी टेंशन मत लो, खाली सुनो कि हाँ कैसे बन रहा है ये, राइट। फिलहाल तो जो है ये यहां से निकाल, जब हो जाएगा तो ये पत्तियां छान दी जाएंगी और पानी दूसरे में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर उसको क्या करेंगे, उसको खूब चलाएंगे, राइट है ना, बीटर वाट। उस पे देखो ये ऐसे करके जो आदमी खड़ा है ये वाट बीटर है, ऐसे ऐसे घुमाता रहेगा, चलाता रहेगा। जब ये चल जाएगा तो थोड़ा सा थक्का टाइप का जल जो है वो बनने लगेगा। फिलहाल तो ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का कुछ लिक्विड क्रिएट होगा, उसमें लाइम वाटर मिला देंगे, राइट। अब लाइम वाटर मिलाने के बाद मडी सेटलमेंट जो है वो नीचे बैठ जाएगा, क्लियर पानी ऊपर आ जाएगा, राइट। ओके नाउ तो अभी लिक्विड फिर ड्रेन ऑफ होगा, जो पल्प बचा हुआ है इंडिगो पल्प, पानी निकाल दो और इंडिगो पल्प जो है दूसरे वॉट में डाल दो। अब वो ड्राई हो जाए, सूख जाए, तो उसको काटो, है ना, उसको केक बन जाएंगे बेसिकली, उसको काट के आप बेच दो। तो बेच दो इन द सेंस प्लांटर को दे दो, लेके जाएगा अपना। तो दिस इज हाउ इंडिगो इज बीइंग प्रोड्यूस इन इंडिया। अब जैसा कि हमने समझा कि प्रॉब्लम तो देखो है, ठीक है, सीरियस प्रॉब्लम है ये। अब इंडिगो कल्टीवेटर जो है, प्लांटर जो है, बेसिकली इंडिगो यूरोपियन प्लांटर जो है, यूरोपियन प्लांटर के पास आप समझिए कि सपोर्ट भी है ईस्ट इंडिया कंपनी का, राइट, अब तक, है ना। या 1859 में ईस्ट इंडिया कंपनी ना बोले, अब हम ये बोले कि जो है अंग्रेज सरकार है, ब्रिटिश हुकूमत है, उसका सपोर्ट भी एग्जिस्ट करता है, प्लस वो पैसा वैसा भी दे रहा है, तो अब नेटवर्क भी बन चुका है, प्लस वो गुमस्ताज भी रखे हुए हैं, तो थोड़ा जबरदस्ती भी चल रही है। तो मार्च 1859 अब किसानों को लगेगा भाई देखो बहुत हो चुका, राइट। तो बहुत सारे रैयत जो है दे विल से कि नहीं नहीं अब हम आगे इस सिस्टम को कंटिन्यू नहीं करेंगे, एंड हम आपको नहीं पे करेंगे। तो दे रिफ्यूज टू पे रेंट टू द प्लांटर्स कि नहीं है, नहीं चलेगा ये, प्लस इंडिगो फैक्ट्रीज पे भी अटैक कर देंगे, राइट है ना। अगर कोई वर्कर है प्लांटर्स का तो उसको सोशली बॉयकॉट कर देंगे, गुमस्ताज आएंगे वो साइन वाइन कराने, राइट, उनकी पिटाई हो जाएगी, अंडरस्टूड। तो अब जो है ये जो आपके कल्टीवेटर्स हैं, दे आर नॉट इन द मूड, दे आर नॉट एट ऑल इन द मूड कि वो जो है इस प्लांटेशन को कंटिन्यू करें। इसमें एक बड़ा रीजन है जमींदार और जो सरपंच है, विलेज हेडमैन है, ये भी इसको कल्टीवेटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। देखो वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि अब जो उनका पहले वर्चस्व हुआ करता था वो वर्चस्व अब नहीं रहा, यूरोपियन प्लांटर्स का जो दबदबा है काफी ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो वो साइडलाइन से हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनकी पॉलिटिकल पावर या ओवरऑल इन्फ्लुएंस, वर्चस्व अब जा चुका है। तो दिस वॉज द राइट मूवमेंट। प्लस अभी उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 देखा है, तो थोड़ा सा जोश भी है, अंग्रेजों ने भी देखा है, तो अंग्रेज भी थोड़ा सा बैकफुट पे हैं कि भाई हमें दोबारा भी ऐसी कोई रिवोल्ट वगैरह नहीं चाहिए। तो ऐसे में जो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर है जॉन पीटर ग्रांट, तो जॉन पीटर ग्रांट जो है वो एनीवे थोड़ा सा सिंपैथेटिक है टुवर्ड्स इंडिगो प्लांटर्स, नॉट यूरोपियन प्लांटर्स, टू द इंडिगो कल्टीवेटर्स, किसानों को लेकर थोड़ा सिंपैथेटिक वो ऑलरेडी हैं। अब जब यहाँ पे जो है वो ऐसा देखते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, लोगों में ग्रीवांसेस है, रोष है, तो वो थोड़ा सा टूर पे निकलते हैं, राइट, टूर पे निकलते हैं 1859 में। और ये जो टूर है इसको भी एज अ सिंपैथी लिया गया कि नहीं ये भी हमारे सपोर्ट में है। प्लस बारासात में मजिस्ट्रेट है एशले ईडन, राइट, उन्होंने भी नोटिस निकाल दिया, एक नोटिस इशू कर दिया कि किसी के साथ जबरदस्ती इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करा जाएगा।
जबरदस्ती इंडिगो कल्टीवेशन के लिए पुश नहीं किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, एट द सेम पॉइंट वी विल सी कि इवन भाई, ये तो हम बात कर रहे हैं पीजेंट्स की, कि पीजेंट्स का रिबेलियन हमको देखने को मिलेगा 1859 में, जिसे आप कहेंगे इंडिगो रिवोल्ट, राइट। बट गुड पॉइंट ओवर हेयर इज, ये जो इंडिगो रिवोल्ट है, दिस विल ऑल्सो बी, यू कैन से, काइंड ऑफ सपोर्टेड बाय बंगाल इंटेलिजेंशिया। तो जो मिडिल क्लास कह लो, जो इंटेलिजेंशिया जिसको तुम कहते हो, राइट, है ना, जो है नए लीडर्स जो निकल रहे हैं, जो पॉलिटिकली अवेकेंड हैं, जो देख रहे हैं कि हाँ अंग्रेज जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं समथिंग, तो वहां पे हम देखेंगे कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ लीडर्स हु विल सपोर्ट दिस रिवोल्ट, राइट, है ना। जैसे कि जो है दीन बंधु मित्रा है, दीन बंधु मित्रा इस पे जो है बुक लिखेंगे, नील दर्पण, उस पे जो है प्लेस बनाए जाएंगे, उस पे जो है जब नाटक हो रहा है लोग देख रहे हैं तो और पॉपुलर बन रहा है। अब वो कैलकाटा का जो लिटराटी है, जो कैलकाटा का जो है जो पढ़ा लिखा लीडर, जो बेसिकली मास है, राइट, वो इसको पढ़ रहा है, डिस्कस कर रहा है, तो अभी काफी जो है यू कैन से पॉपुलर है। इनफैक्ट ये ब्रिटेन तक भी पहुंच चुका है, वहां भी ये डिस्कशन हो रहा है कि देखिए क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बंद कराना चाहिए इसको। एंड पहली बात तो देखो, प्लांटर्स को बचाने के लिए मिलिट्री बुलाई जाएगी, यस, बट फाइनली वी विल सी फॉर्मेशन ऑफ वन इंडिगो कमीशन, कि भाई क्या गड़बड़ हुआ, राइट, कैसे ये गड़बड़ हो रहा है। तो इंडिगो कमीशन अपनी इंक्वायरी करेगी एंड दे विल फिगर आउट, दे विल फाइंड आउट कि भाई देखो इसमें प्लांटर्स ने जबरदस्ती करी है ना, यूरोपियन प्लांटर्स की गलती है, दे आर गिल्टी। एंड इसके बाद कोई भी ऐसा जो है इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। जो आपका कल्टीवेटर है, किसान है, वो चाहे तो मना कर सकता है कि मुझे इंडिगो नहीं उगाना। अब इसके बाद देखो जो है, ठीक है ये सब हुआ, बट व्हाट विल हैपन, इंडिगो प्लांटर्स, टू थिंग्स। एक तो पहली बात तो इंडिगो की डिमांड भी आगे जाके कम हो जाएगी, बिकॉज एक सिंथेटिक डाई आ जाएगा। और जो भी प्रोडक्शन करना है, ये जो इंडिगो प्लांटर्स हैं, दे विल मूव टू बिहार। तो बिहार के बैकवर्ड रीजन में वो सोचेंगे कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कम है, यहाँ किसान कुछ नहीं कहेगा, नई जगह है, राइट, पुलिस को पता नहीं चलेगा या कोई ऐसा रिवोल्ट नहीं होगा, तो दे मूव्ड टू बिहार। और यही कहानी तुम आगे सुनते हो चंपारण सत्याग्रह में, जब गांधी जी की एंट्री होती है। चलो, तो ये आगे गांधी जी के साथ ही कनेक्ट करेंगे, राइट। तो दिस इज हाउ जो है स्टोरी वेंट। तो देखो ये डिस्कशन है, आई वुड रादर बेग देन सो इंडिगो। तो उनसे पूछते हैं कि भाई, एक किसान को बुलाया जाता है, कमीशन बुलाता है किसान को, पूछता है कि भाई जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कौन सी कंडीशन बदल दे जो तुम इंडिगो उगाओ, राइट। तो कहता है नहीं सर, मैं इंडिगो नहीं उगाऊंगा। कहते हैं कि अच्छा पैसा बढ़ा दे, 1 रुपए कर दे, 2 रुपए कर दे, तब उगाओगे। तो कहेगा नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं भीख मांग लूंगा, पर मैं इंडिगो नहीं उगाऊंगा। तो दे वर ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर कि हाँ ये सिस्टम काफी है, इशू है, इसमें ग्रीवांसेस जो है वो काफी सीरियस हैं। एंड it was not about money, it was the whole system which was so oppressive, which was so frustrating for the cultivators, and they will not sow indigo। तो पूरी तरह से ये इंडिगो कल्टीवेशन बंगाल में उस समय बंद करवाया गया। तो खैर, तो दिस वाज चैप्टर 3। हमने बात करी कंट्री साइड की, कि वहाँ कैसा रूल हो रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इन सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, राइट। बेल आइकन दबा दें ताकि आपको पता चले। प्लस ये जो PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रू एस्पिरेंट से आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।